नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मानसून जून के दूसरे हफ्ते में अमूमन आ जाता है यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो, लेकिन राजनीतिक मानसून 5 साल में एक बार आता है और लग रहा है कि अभी से राजनीतिक मानसून आ चुका है। ईडी की गर्जना ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरसने को मजबूर कर दिया है, तो फसल बोने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस फसल में क्या होगा यह अभी से कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी में संजीवनी ला दी है। तब सवाल यह है कि क्या ईडी की कार्यवाही न्याय संगत है? क्या ईडी सचमुच नियमानुसार कार्रवाई कर रही है? हमने कितने ही सवाल अपने पिछले वीडियो में उठाए हैं कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या वाकई में वह केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईडी कई लोगों को आरोपी तो बना रही है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, भले ही उनकी संपत्ति अटैच कर दे रही है। तब सवाल यह है कि जिन लोगों की संपत्ति अटैच हो रही है और यदि वे आरोपी हैं, तो कल यदि वे देश छोड़कर भाग जाए या कोई उल्टा पुल्टा कदम उठा ले तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यह सबसे पहला सवाल इसलिए है क्योंकि न्यायालय में जब कारोबारी अनवर ढेबर को पेश किया गया रिमांड के लिए, तो अनवर ढेबर ने कहा कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे आत्महत्या कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके परिवार के सदस्यों का नाम लेने के लिए मजबूर कर रही है। तब सवाल ये नहीं है कि अनवर ढेबर ने आत्महत्या करने की जो धमकी दी है वह कितना सच है, लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से माहौल है और जिन लोगों को आरोपी बनाकर उनकी संपत्ति जब्त करके यदि ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो यह राजनीति का कौन सा खेल है? चर्चा कई तरह की है। चर्चा इसलिए गर्म है कि इस पूरे कोयला घोटाले के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल भी आरोपी बताए जा रहे हैं या ईडी ने उनसे पूछताछ की है। और यह भी चर्चा है कि वे दिल्ली जाकर मामले को सेट कर लिए हैं और उनके चक्कर में कई लोग बच जाएंगे, जिसमें उनके समधी राम गोपाल अग्रवाल का भी नाम लिया जा रहा है। वहीं इसी तरह की चर्चा दीपांशु काबरा के आईपीएस हैं, जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर हैं, की भी भूमिका को नागपुर कनेक्शन से लेकर जोड़ा जा रहा है। तब सवाल यह है कि क्या ईडी वाकई में भूपेश सरकार को बदनाम करने का खेल खेल रही है? भूपेश बघेल ने ईडी के इस तमाम कार्रवाई को लेकर कल आरोप लगाए हैं कि शराब घोटाले में मुझे भी घेरने की कोशिश हो रही है। जमकर बरसे भूपेश बघेल। उन्होंने तो ईडी के कार्य पद्धति को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी का कार्य क्षेत्र क्या है और किस तरीके से उन्हें कार्य करना चाहिए, यह बात भी भूपेश बघेल ने कह दी। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी का अपराध की कमाई से जब्त संपत्ति और उसकी जांच करने का अधिकार है, लेकिन ईडी पुलिस की तरह काम कर रही है। क्या सचमुच ऐसा ईडी यहां काम कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा है ईडी अभी कोयला और शराब घोटाले तक ही पहुंची है। आने वाले दिनों में उसकी सूची में चावल घोटाला,
सैंड माइनिंग घोटाला, परिवहन घोटाला, डीएम फंड से लेकर कैंपा मद में किए गए अनाप शनाप खर्च, यानी केंद्र सरकार की योजनाओं जो राज्य में चल रही है उस सब पर ईडी की निगाह है। हालांकि कल इंद्रावती भवन में चावल घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच दल पहुंच चुकी है। विपक्ष के नेता राजेश मूणत ने इस मामले को लेकर आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले की चर्चा नहीं है। इससे पहले भी नान घोटाला सबके सामने है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह पर उंगली उठते रही है। अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला जैसे लोग आरोपी हैं। तो डायरी में सीएम सर और मैडम सीएम का जिक्र भी है, लेकिन अभी तक इस मामले में ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और भूपेश बघेल का यही कहना है कि ईडी आखिर कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ी है। यदि ईमानदारी से वह काम कर रही है तो नान घोटाले और चीट फंड कंपनी की जांच क्यों नहीं करती है। ये सबसे बड़ा सवाल भूपेश बघेल ने उठाया है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले में 2000 करोड़ की घोटाले की बात सामने आते ही पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन का कार्य किया। इसका राजनीतिक फायदा उन्हें कितना मिलेगा यह कहना बेहद ही कठिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जिस तरीके से किसानों के हित में, स्कूली छात्रों के हित में जो काम किया है वह धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि आने वाले दिनों में धान 20 क्विंटल खरीदा जाएगा प्रति एकड़। इसी तरीके से आत्मानंद इंग्लिश माध्यम के स्कूलों की फहरिस्त भी बढ़ते चले जाएगी। आरक्षण पर विवाद समाप्त होते ही भूपेश सरकार ने नियुक्ति की झड़ी लगा दी है नई सरकारी भर्ती की। और ऐसे में कल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में जिस तरीके से छोटे शहरों के या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने बाजी मारी है, वह भी भूपेश सरकार के हित में जाएगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं है कि ईडी लगातार यहां अपनी गर्जना से भूपेश बघेल सरकार को डरा रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि भूपेश बघेल जिस तरह से ईडी के हर कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ईडी पर बरस रहे हैं, वह आने वाले दिनों के क्या संकेत हैं अभी से कहना मुश्किल है। आगे क्या होगा, किस तरीके से ईडी कार्रवाई करेगी, क्या सचमुच वह मुख्यमंत्री और उसके परिजनों को घेरने में सफल हो जाएगी, और कौन कौन से अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, किन किन लोगों की संपत्तियां जब्त होगी, हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।